नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। वेलकम बैक। और ये हमारा पार्ट 2 है। बेसिकली कल हमने एमपीसी 03 के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनमें से कुछ जरूरी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे और उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इतने इतने मार्क्स में आ सकते हैं बेसिकली। ठीक है। लास्ट हमने जिसमें बात की थी, बेसिकली हमने सेल्फ एफिकेसी से होते हुए और मतलब कि हमने लास्ट जो बात की थी साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, और हम पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि पर्सनैलिटी की जो सिगमंड फ्रेड जी ने थ्योरी दी है, उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोला है। ठीक है। तो उन्होंने एक तो स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है पर्सनैलिटी का, और एक दिया है उन्होंने टॉपोग्राफिकल मॉडल। दोनों की हम बात कर चुके थे, एक ईगो और सुपर ईगो के बारे में, और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस के बारे में। ठीक है। इन सब के बारे में हम बेसिकली बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं जो कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। बायलैंग्वेज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सब लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है। एक इंसान की पर्सनैलिटी जैसी है वैसी क्यों बनती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो हम देखते हैं, पहले डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं। सिगमंड फ्रेड डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज पासिंग टू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेज वी ऑब्टेन बॉडीली प्लेजर एट डिफरेंट स्टेजेस। हम सब ने बेसिकली सिगमंड फ्रेड जी ने साइकोसेक्सुअल मतलब की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। साइकोसेक्सुअल और स्टेजेस कौन सी थी डेवलपमेंट की, जिसमें हर एक एज थी, एक बेसिकली 5 एज की उन्होंने बात की थी। और उन 5 एजेस में उन्होंने बात की थी, अगर हम कुछ टास्क होते हैं हमारे, अगर वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो हम क्या बनते हैं, एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं। और अदरवाइज अगर हम उस स्टेज में स्टक होकर रह जाते हैं, उस स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, जो हमें उस चीज में उस वक्त सीखना होता है वो नहीं सीख पाते, तो हम अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं। ठीक है। इसको हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसकी बेसिकली उन्होंने सिगमंड फ्राइड जी ने बात की थी। ठीक है। अब जो बेसिकली इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड जी ने बात की है, उसमें कुछ हमारे स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाली, वो मैं बात कर देती हूँ। फर्स्ट हमारी ओरल स्टेज है, जहाँ पे बर्थ टू 18 मंथ होती है, जिसमें जो पर्सन होता है, जो बच्चा होता है, सॉरी पर्सन नहीं बोलूंगी, बच्चा है, एक 1.5 साल तक का बच्चा है, मतलब बर्थ से लेके 1.5 साल तक। ठीक है। उसको जो प्लेजर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है माउथ से। वो सक करना सीख रहा है, अपना मतलब कि फीड करना, मतलब बेसिकली अपना खाना खाना सीखता है, अपना मतलब कि दूध पीना, उसको मतलब प्लेजर वहीं से मिलता है। उसको नहीं पता बाकी दुनियादारी क्या है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे भूख लगती है तो मुझे रोना है, मुझे खाना है। उसको प्लेजर मिल रहा है माउथ से। ठीक है। देन अगर वो उसको सक्सेसफुली, उसको टाइम पे खाना वाना मिल रहा है, टाइम पे वो दूध वगैरह मिल रहा है उसको, और उस पे कोई चिल्ला नहीं रहा है, या फिर उसको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो हेल्दी पर्सनैलिटी बनेगा। अदरवाइज अगर उसको उसी वक्त इतना सफर करना मतलब पड़ रहा है, तो वो ट्रस्ट करना भूल जाएगा लोगों पे। ठीक है। वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज भी होती है ये। तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आगे जाके लोगों में, क्योंकि उसने बचपन से ही काफी स्ट्रगल किया है। उसको मतलब कि टाइम पे खाना नहीं मिला, टाइम पे दूध नहीं मिला, तो वो बच्चा क्या करेगा, बाद में अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनेगा। अगर जिसको बच्चे को सब कुछ टाइम पे मिलता है तो हेल्दी पर्सनैलिटी बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ 0 to 18 मंथ। देन आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज हमारी 18 मंथ to 3 ईयर होती है। इसके अंदर जो बच्चे को प्लेजर मिलता है वो मिलता है बॉवल मूवमेंट से, एनल्स एनल से। तो इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है, बॉबल मूवमेंट करना। ठीक है। अगर वो सक्सेसफुली 3 ईयर तक बच्चा सीख जाता है, 18 मंथ to 3 ईयर, कुछ बच्चे लेट भी सीखते हैं, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन है, उन्होंने 4 ईयर इसकी एज बताई है बेसिकली। तो 18 मंथ to 3 ईयर बेसिकली अगर सीख जाता है बच्चा सक्सेसफुली, मतलब कि अगर पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग उसको मिल जाती है, उस पे लोग चिल्लाते नहीं हैं, उसने स्ट्रगल नहीं किया, वो फिक्स नहीं हुआ वहां पे, उसमें स्टक होके नहीं रह गया, तो वो हेल्दी पर्सनैलिटी बनेगा। अगर वो अच्छे से उस स्टेज को अचीव कर पाता है, उसको मतलब कि रीइंफोर्स किया जाता है, और उसको मतलब कि अच्छे से गाइड किया जाता है, परेशान नहीं होता अगर वो इस स्टेज में, तो ठीक है। देन फेलिक स्टेज आती है। फेलिक स्टेज होती है 3 to 6। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली फेलिक स्टेज के अंदर फ्रेड जी ने बात की है कि इसके अंदर जो हमें प्लेजर मिलता है वो जेनिटल से मिलता है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स होते हैं, बेसिकली उनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वाले स्टेज के अंदर। ठीक है।
और हमारी जो हम ज्यादा क्लोज होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, गर्ल्स होती है अपने पापा से ज्यादा अटैच होती है, बॉयज होते हैं अपने फादर से ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक, सॉरी, बॉयज माँ से ज्यादा अटैच होते हैं और गर्ल्स होती है अपने फादर से ज्यादा अटैच होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये प्लेजर जोन होती है। जब हमें प्लेजर मिलता है जेनिटल से, या फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपोजिट डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं कि जेंडर हमें पता चलते हैं लोगों के कि हाँ भी लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है बेसिकली, और हम अपोजिट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस कारण से भी होता है क्योंकि लड़कियों को हमेशा इमोशनल और लड़कों को हमेशा प्रैक्टिकल बताया गया है। ठीक है, तो हर एक इंसान के अंदर जो चीज वो खुद के अंदर नहीं देखता उसको वो अपना आइडल मानता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, वो उनको अपना आइडल मानता है। ठीक है, तो जो वो खुद नहीं होता वो उसके पीछे भागता है। ठीक है, तो इसलिए वो उनसे ज्यादा अट्रैक्ट भी होता है। प्रैक्टिकल से इमोशनली लोग प्रैक्टिकल लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल लोग इमोशनली लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो पहले स्टेज के अंदर वो भी है 3 to 6। इसको फर्स्ट की डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है कि जो मतलब कि गर्ल में और बॉय में क्या अंतर होता है, और उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है अपोजिट की तरफ। अट्रैक्ट यहाँ पे दूसरे सेंस में है। ठीक है, और इसमें हमने थोड़ी सी बात की है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की। ऑडिपस बेसिकली एक मतलब किंग थे जिन्होंने मतलब कि अपनी मॉम से शादी करने के लिए अपने फादर को मार डाला था। ऐसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की इसी स्टेज में बात की गई है। इलेक्ट्रा एक राजकुमारी थी जिन्होंने अपने मतलब बेसिकली मदर को मार डाला था अपने फादर से शादी करने के लिए। ठीक है, देन लेटेंसी स्टेज आती है 6 to puberty, 6 to 14 ईयर। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, इस एज में बेसिकली हम सेम सेक्स वाले लोगों के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। मतलब कि इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेसिकली बन जाना। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर, मतलब कि हम लोगों का जो बॉन्ड बन जाता है, एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें हम बातें शेयर करते हैं, अपनी जो डिजायर्स होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वो बेसिकली इस स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में होता है। ठीक है, देन जेनिटल स्टेज आती है जब हमें अपना लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, या फिर सेक्सुअल डिजायर हमारी उत्पन्न हो जाती है उस वक्त। तो प्लेजर हमें वहां से मिलता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बेसिकली हमारे सेगमेंट फ्राइड जी ने बात की थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम इसको सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, हर स्टेज को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, उसमें हम कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं, तो हम हेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं। अदरवाइज अगर हम उसमें स्टक होके रह गए, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बताया, स्टक होके रह गए, तो हम अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात की गई है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली हमारे कौन कौन से हो सकते हैं कि हमें पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा क्या मिला है। जैसे कि हमारी फिजिक होती है, फिजिक हमारी पेरेंट्स पे जाती है जनरली, हाइट, वेट पेरेंट्स पे जाता है। इनहेरिटेंस में बेसिकली हम लेके आते हैं ये सारी चीजें। और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, हमारे पैदा होने के बाद हमें क्या क्या चीजें सिखाई गई, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं कि यार क्रिमिनल का बेटा तो क्रिमिनल ही बनेगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? कि उसके आसपास का एनवायरनमेट ऐसा होता है। तो वो होते हैं सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर। और बायोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली कौन से होते हैं कि जो हम इनहेरिटेंस में अपने पेरेंट्स से जो लेके आते हैं। ठीक है, ये रोल करते हैं हमारी मतलब कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है बेसिकली। तो मैंने पहले बताया आपको कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, कि हमारी अनहेल्दी, या सिगमंड फ्रेड ने अगर बात की है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, तो आप ये वाली स्टेजेस लिख के आओगे वहां पे, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ मतलब बाय सिगमंड फ्रेड, जो स्टेजेस उन्होंने दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, उसके बारे में बात करके आओगे। और अगर पूछा जाता है कि आपसे साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो आपका एनवायरनमेंट, आपके पियर्स, आपके आसपास का मतलब कि जॉन कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, बाकी डिजीज कौन सी हो सकती है, वो सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर कि आपके आसपास क्या हो रहा है बेसिकली। आपको डिजीज नहीं हो रही है, आपके आसपास हो रही है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर सारे जो इनहेरिटेंस में, फिजिक्स है आपकी, मतलब कि आपका बॉडी का वेट कितना है, आपकी हाइट कैसी है, आप देखने में कैसे हो, वो सारे ज्यादातर हम पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? देन हम बात करते हैं मीनिंग, पर्पस एंड टाइप ऑफ केस स्टडी मेथड। मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, टाइप्स क्या हो सकते हैं केस स्टडी मेथड की, और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली। तो पहले मैं बता दूं कि केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी होती है कि इन डेप्थ स्टडी, मतलब डेप्थ में जाके स्टडी करना, मतलब किसी चीज को गहराई से बिल्कुल बारीकी से हमने
देखना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपका बारीकी से देखते हो तो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज को आप नोटिस कर रहे हो, पास से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल बिहेवियर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए केस हिस्ट्री और केस स्टडी। केस स्टडी का एक पार्ट होता है बेसिकली केस हिस्ट्री, ठीक है। तो केस स्टडी हम किसको बोलते हैं कि इन डेप्थ में डिटेल में हम किसी के बिहेवियर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब काफी लंबे टाइम तक, ठीक है, किसी के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी चीज उसमें डायग्नोज हो रही है, या फिर उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर और कोई इश्यू आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में, चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा हम केस स्टडी के अंदर पढ़ते हैं अगर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है तो, ठीक है। यहाँ पे हम सारी चीज देखेंगे कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस है, कौन सी चीजें उसे ट्रिगर कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, उसका सब कुछ बेसिकली डाइट लाइफस्टाइल, ठीक है। और ये सब हम किस जरिए कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को हम, और भी कई तरीके हैं, जैसे इंटरव्यू के थ्रू भी हम केस स्टडी लिख सकते हैं कि हमने इंटरव्यू लिया किसी पर्सन का और हमने उसके बिहेवियर के बारे में जाना, देन हमने बेसिकली एक केस स्टडी बना दी, एक बुक में हमने उसको प्रिंट कर दिया, या फिर फाइल में हमने उसके बारे में सब कुछ लिख के लगा दिया। इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं किसी की, ठीक है, बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इन सब के थ्रू हम बेसिकली उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इन सब के जरिए बेसिकली हम केस को स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है केस स्टडी का, जैसे मैंने बोला कि डेप्थ में नॉलेज लेना, ठीक है। तो पर्पस क्या है बेसिकली कि किसी भी चीज को डेप्थ में स्टडी करने का पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि अगर उससे रिलेटेड कोई इशू हमें फ्यूचर में दिख रहे हैं, किसी भी, जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है हमारे पास आया जिसको स्किजोफ्रेनिया है, या फिर एक पर्सन है हमारे पास आया जिसको मतलब कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। वो पर्सन मेरे पास आया, मैंने उसके बारे में उसको मतलब कि गाइड वगैरह किया, और उसके बारे में मुझे लगा कि हाँ यूनिक केस है, तो मैंने उसके बारे में नोट करके रखा, उसकी फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी बनाई प्रॉपर। फ्यूचर में क्या होता है कि ऐसा सेम केस अगर मेरे पास आ जाता है या मिलता जुलता केस आ जाता है, तो मैं उसको एक बार देखूंगी कि हाँ कैसे कैसे मैंने ट्रीटमेंट किया था और कितना सक्सेसफुल हुआ था वो ट्रीटमेंट, कौन कौन सी मेडिसिन उसको दी गई थी, कौन कौन सी साइकोथेरेपी उसको की गई थी, किस किस को रेफर किया गया था उसको, वो सारी चीजें मुझे वहां पे देखनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो पर्पस बेसिकली केस स्टडी का यही होता है कि जो यूनिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, या फिर कोई यूनिक मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हमें सॉल्यूशन फ्यूचर में हो सकता है कि हमें आराम से ना मिले, तो उसको हम नोट डाउन करके रख लेते हैं। नोट डाउन करना मतलब कि फाइल बना के रखना, केस स्टडी, ठीक है। नोट डाउन करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हेल्प उससे मिल सके तो हम ले सके, और फ्यूचर वाली जनरेशन को भी हेल्प मिल सकती है अगर वो मतलब कि ऐसा केस उनके पास आता है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करना है उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमारा यही था, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ केस स्टडी मेथड, टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अब टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल द केस स्टडी में बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप की हो सकती है, इंडिविजुअल केस स्टडी और कम्युनिटी केस स्टडी, ठीक है। इंडिविजुअल केस स्टडी द सोशल यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और पर्सन, सिंस देयर इज ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इट एम्फेसिस एनालिसिस इन डेप्थ। जब एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम उसकी बहुत डेप्थ में जाके मतलब कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करेंगे, और जनरलाइजेशन निकालेंगे कि बाकी लोगों पे ये सिचुएशन कैसे फिट बैठ सकती है, ठीक है। और अगर हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की केस स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे हो सकती है कम्युनिटी की केस स्टडी की, पूरी कम्युनिटी का जो बिहेवियर है, या फिर उनकी रीति रिवाज है, उनकी बिलीव्स है, उनके मोरल्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी चीजें उन पूरी कम्युनिटी कम्युनिटी को ट्रिगर करती हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी लाइफ की वैल्यूज क्या क्या है, कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन उनको दी गई है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, कैसे क्लाइमेट वगैरह है वहाँ, कैसी वेदर है, जिसकी वजह से वो लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी केस स्टडी, ठीक है। तो दो टाइप की हो सकती है, याद रखना, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी केस स्टडी, ठीक है। जल्दी से हमारा ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाता वैसे। पर्पस के बेस पे भी केस स्टडी को सब डिवाइडेड किया गया है दो और कैटेगरी में, डेविएंट केस एनालिसिस एंड आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस, ठीक है। डेविएंट केसेस में वो केसेस आएंगे जो कि डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है।
और आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस में वो केसेस आएंगे जो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कोई पेशेंट आया और उसको हमने ऑब्जर्व करके उसके बारे में बनाया, ठीक है, उसके बारे में केस स्टडी की। Then discuss the types, advantages and disadvantages of behavioral assessment method. Behavioral assessment method की कौन कौन सी advantages हैं, कौन कौन से disadvantages हैं, कौन कौन से types हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि behavioral assessment क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप इसको तोड़ के देखोगे, behavior को assess करना, ठीक है, किसी भी चीज को assess करना मतलब उसका मूल्यांकन करना, उसको पता लगाना बेसिकली, ठीक है। इस refer to assessing and measuring various constituents of a behavior that are indicative of why a certain behavior occurs and why what causes that behavior। कौन सी चीजें हैं जो सॉरी ये पीडीएफ है, इसमें एडिट नहीं हो रहा, कॉजेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओकर एंड व्हाट कॉजेज दैट बिहेवियर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीजें आती हैं कि कोई किसी का भी जो बिहेवियर है वो कैसा है और ऐसा क्यों है और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है। तो असेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पता लगा रहे हैं, ठीक है, पता लगा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और कौन कौन से कारण है उसके पीछे, ठीक है। दिस वुड इंक्लूड ओवर्ट बिहेवियर, feelings, cognition, and their controlling variables that could be both from within द इंडिविजुअल एंड आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। तो बेसिकली ओवर्ट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर हमारे दो तरीके के होते हैं, कॉवर्ट एंड ओवर्ट। एक को हम डायरेक्ट देख सकते हैं और एक हमें जो नहीं दिखता, ठीक है, जो हमें मतलब कि उसके साथ में टाइम स्पेंड करके पता चलता है। फीलिंग्स, कॉग्निशन, मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, कंट्रोलिंग, कौन कौन से वेरिएबल है जो उसके बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बेसिकली कौन से लोग हैं जिनका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज इसमें आ जाती है बिहेवियरल असेसमेंट में। तो बिहेवियरल असेसमेंट बेसिकली फोकस करता है कि एक पर्सन क्या करता है रेदर देन कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या हो सकती हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बिहेवियरल असेसमेंट की, कि किसी के बिहेवियर को हम असेस कर पा रहे हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। जनरली तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, किसी के बिहेवियर को असेस करके आप पता लगा सकते हो कि इसका फ्यूचर में, मान लो कि आप शादी के लिए जा रहे हो, उसका बिहेवियर आपको उसके साथ एक दो महीने टाइम स्पेंड करके पता चल गया, ठीक है, एक दो दो चार मुलाकात में आपको पता चल गया कि हाँ भी कैसे बिहेव कर रहा है। तो क्या आप ऐसे पर्सन से शादी करोगे? अगर आपको उसका बिहेवियर ठीक लगेगा तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर हम क्लिनिकल टर्म्स में देखें तो अगर किसी का बिहेवियर को हम असेस करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं इसको कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, या फिर इसका साइकोलॉजिकली हम उसको पता लगा सकते हैं कि साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है, इसके इमोशन कितने स्ट्रांग है। अगर हम करियर की मतलब कि बेस पे देखें तो हमें पता लग सकता है कि ये कौन सा करियर इसमें सूट करेगा, बेसिकली ये किस करियर के लिए बना है, यहाँ पे एग्रेशन की जरूरत है या फिर यहाँ पे पोलाइट रहने की जरूरत है, यहाँ पे कैसा बिहेवियर चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, तो गाइडेंस के लिए भी जरूरी हो सकता है, ठीक है। आप फ्यूचर में कौन सा करियर चूज करने वाले हो उसके लिए भी हो सकता है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस होती है हमारे बिहेवियरल असेसमेंट की, ठीक है। तो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, कि अगर बिहेवियर करेक्ट नहीं आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए भी हेल्प करता है बेसिकली। लिमिटेशन क्या हो सकती है। मच ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट मेथोडोलॉजी इज नॉट स्टैंडर्डाइज। बिहेवियरल असेसमेंट के जो मेथड होते हैं वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, हम ज्यादातर उन पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है। तो उसको हो सकता है वो सारे मेथड उस पर काम ना करें, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंसर्न बिहेवियर में रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट डेटा। जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उसके बिहेवियर को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें जो डेटा मिलता है इनकंसिस्टेंट मिलता है, एक तरह का नहीं मिलता, ठीक है, मतलब सब में अलग अलग रिजल्ट आना। नैरो डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर में रिजल्ट इन लेस कंसिस्टेंसी इन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन।
बिहेवियर को बेसिकली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि एक पर्सन जैसा करता है वैसा उसका बिहेवियर होता है, ठीक है, कैसा वो पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करता है वो उसका बिहेवियर है। लेकिन ये कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन बेसिकली इसकी नहीं है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जिसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया वो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये लेस कंसिस्टेंसी देती है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में, ये हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है उसमें क्या क्या देखना है उसकी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन नहीं देती। Behavioral assessment methodology may appear rather easy to apply. However, if the psychologist or behaviorist is not trained in the technique, the assessment will be defective and consequently the intervention will be ineffective. ठीक है, अगर behavioral assessment method जो होते हैं वो easy तो लगते हैं करने में लेकिन easy होते नहीं हैं, ठीक है। बहुत इजीली कोई भी मतलब कि इसको अप्लाई अगर कर रहा है, चाहे वो बिहेवियरिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो उसमें ट्रेन नहीं है तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। वो उतना मतलब कि हम कितने भी उसमें मैनिपुलेशन कर ले वो गलत ही रिजल्ट देगी। हम एबनॉर्मल बिहेवियर को मैनिपुलेट करके नॉर्मल बिहेवियर करना चाहेंगे लेकिन वो नहीं हो पाएगा अगर हम उस चीज में ट्रेन नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जिनको स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए उसमें, ठीक है। बिहेवियरल असेसमेंट मेथड्स को यूज करने के लिए स्पेसिफिक स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स क्या हो सकते हैं जिससे उसको कंपेयर किया जा सके। रिलायबिलिटी क्या हो सकती है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वास के योग्य है या नहीं, सॉरी। एंड वैलिडिटी क्या हो सकती है कि जो वो मेजर करने के लिए बोल रहा है वो मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो फर्स्ट हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है, तो असेसमेंट की एक टेक्निक है बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हम कब यूज करते हैं, कुछ भी हमें तब असेस करना होता है, ठीक है। तो असेसमेंट की टेक्निक होते हैं बेसिकली जो हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे उनके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है हमारा, एक की कॉन्सेप्ट इन द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी डायमेंशन इज दैट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। The concept refer to the uniform procedure that are followed in the administration and scoring of an assessment tool. कोई भी टेस्ट जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट वो स्टैंडर्डाइज कब होगा, तब उसमें पर्टिकुलर एक फिक्स हमारा बेसिकली यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन पे हम अलग मतलब टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब सेम टेस्ट है, एक पर्सन पे अलग कर रहे हैं दूसरे पर्सन पे अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। कि सेम टेस्ट को आप कर रहे हो तो एक पर्सन पे आप अलग प्रोसीजर अपना रहे हो उस टेस्ट को करने का और दूसरे पे अलग, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेम प्रोसीजर होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, प्लस में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सेम होनी चाहिए, उसकी स्कोरिंग जो करनी है वो सेम होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए कि हमने इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। अगर उसकी किसी को नॉलेज है तो वो पर्टिकुलर बता सकता है कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है बेसिकली, मतलब हर एक पर्सन अलग अलग नहीं कर रहा होता, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन, हम स्टैंडर्डाइज किसी भी चीज को तभी बोलते हैं तब वहां पे एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। किस पे वो टेस्ट करना है किस पे नहीं करना, जैसे कि मान लो अगर एंजाइटी का टेस्ट है तो बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा, स्पेसिफिक ग्रुप होगा। तो वो इसमें आते हैं। नॉर्म्स की बात आती है, नॉर्म्स हमारा बेसिकली क्या होता है कि कैसे हम कंपैरिजन के लिए तैयार करें अपने स्कोर को, डेटा को, ठीक है। So the standardization of a personality assessment test include information concerning whether a particular row score rank low, high, average, relative to other row score on the test. Such information called test norms provided standard with which the score of various individual who take the test later can be compared. नॉर्म्स बेसिकली वो हमारे स्कोर्स होते हैं या फिर वो चीज होती है जिससे हम अपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम जैसे कि मान लो कि हमने किसी पे साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और उसका जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 70, तो हम कंपेयर कैसे करें किसी चीज से, वो 70 मार्क्स क्या दर्शा रहे हैं, जो 70 स्कोर आया वो क्या दर्शा रहा है बेसिकली। हम ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं। अब हमें लेकिन अगर हमें ये पता है कि अगर हमारा स्कोर आता है वो 80 to 100 आता है तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को एंजाइटी है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर 80 to 100 आ रहा है उसका कितना आ रहा है 70, तो हम बोल सकते हैं कि इसको एंजाइटी नहीं है। लेकिन अगर खाली कोई भी नॉर्म्स नहीं होंगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे हम कंपेयर कर पाए, तो हमें पता कैसे होगा कि वो नॉर्मल है या नहीं है।
क्या करें हम उसमें, उस स्कोर को मतलब कि फाइंड आउट करने के बाद भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्म्स बेसिकली वो कंपेरेबल वैल्यू होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि पर्टिकुलर चीज हो रही है तो वो सही है या नहीं है, या जो स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो पर्सन है उसको वो प्रॉब्लम है या नहीं है, किसी भी चीज का स्कोर अगर आ रहा है तो, ठीक है। रिलायबिलिटी, किसी भी टेस्ट को हम रिलायबल कब बोलेंगे, तब वही टेस्ट अगर हम उस पर्सन पे दोबारा यूज करते हैं या कोई और उस पर्सन पे दोबारा यूज करता है तो सेम रिजल्ट पे, ऐसा नहीं है कि वो अलग रिजल्ट है, ठीक है। रेप्लीकेबल होना चाहिए बेसिकली टेस्ट, कि अगर उस टेस्ट को अलग अलग पर्सन बार बार एक ही पर्सन पे यूज करते हैं तो सेम रिजल्ट दे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सेम रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। तो कोई भी चीज विश्वास के योग्य तब कब होती है, जब वो सेम रिजल्ट देती है, कांस्टेंट रिजल्ट दे बेसिकली। देन वैलिडिटी, जो वो मेजर करने के लिए बोल रहा है टेस्ट वही वो मेजर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर हम पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट कर रहे हैं और वो पर्सनैलिटी की जगह हमारा एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज वैलिड तब होती है कि जो वो मेजर करने के लिए बोल रही है, पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए बोल रही है तो पर्सनैलिटी ही मेजर करें, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि स्टैंडर्डाइजेशन, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स के बारे में बात करनी है, रिलायबिलिटी के बारे में बात करनी है और वैलिडिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली क्रिटिकली इवेल्युएट द कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, कार्ल रोजर्स ने क्या बोला था, मतलब कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी दी थी उन्होंने, पर्सन सेंटर अप्रोच जो उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने किस चीज की बेसिकली बात की थी, उसके बारे में हमारी कार्ल रोजर्स की पर्सनैलिटी की थ्योरी है बेसिकली। इसको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है, तो इसके बारे में बताने हैं यूनिक पॉइंट बेसिकली इसके अंदर क्या क्या थे, ठीक है। So the person-centered approach, being the unique approach to understanding personality and human relationship, found wide application in various domains such as psychotherapy and counseling. बहुत सारे लोग, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे काउंसलर इसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और उससे बाहर भी क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज होता है और काफी अदर जगह भी होता है, ठीक है। Roser's greatest contribution will lie in his encouraging a human and ethical treatment of person, approaching psychology as a human science rather than a natural science. Roser's person-centered approach has been criticized on many grounds, the most important being the charge that many psychologists tend to impose their view based upon the naive phenomenology. For instance, Roger accepted client's statement to be always true and reliable when self-report normally lack creditability. Okay, Rogers has also been criticized for ignoring unconscious determinant of behavior attested by psychoanalytic investigator over a long period. It is also criticized on the ground that the theory deal only with surface issue and does not explore deeper area. तो कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी थी उसको हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है, बेसिकली इसको डिस्क्राइब नहीं करना, उसके बारे में इवेल्युएशन करनी है बेसिकली, मूल्यांकन बेसिकली, ठीक है, कि अप टू द मार्क है या नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या चीजें बताई गई है कि हर जगह अप्लाई तो हो रही है, काफी सारी जगह उसका यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारी उसकी ग्राउंड्स है, बहुत सारे उसकी मतलब की बेस है जिसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया है। कौन कौन से हैं उसमें बात की गई है कि वो हमेशा किस चीज की बात करते थे, सिर्फ उन्होंने एक तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर पे ज्यादा फोकस किया था, तबकि ये हमेशा बताया जाता है कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर हमेशा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि एक इंसान से अगर आपके बारे में पूछा जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा। तो 90% केसेस या 80% केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम ये सोचेंगे हम अपने आप को अच्छा दिखाएं, तो हम हमेशा पॉजिटिव बताएंगे, तो ये लैक ऑफ क्रेडिटेबिलिटी होती है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी होती है, ट्रू नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते। दूसरी चीज जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने बात की थी अनकॉन्शियस माइंड को इग्नोर करके उन्होंने कॉन्शियस माइंड पे ज्यादा जोर दिया था बेसिकली, ठीक है। लेकिन हमने जो साइको एनालिटिक थे सिगमंड फ्राइड जी, उन्होंने बात की थी अनकॉन्शियस माइंड की जो भी प्रॉब्लम होती है हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, वो सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड के कारण होती है, जिससे हम अवेयर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया अनकॉन्शियस को और सिर्फ कॉन्शियस पे बात की, ठीक है, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया गया है इस थ्योरी को। और ये सिर्फ सरफेस इश्यू पे बात करती है कि जो दिखता है ना सिर्फ उस इश्यू पे ही ये लोग बात करते हैं,
बाकी ये डीपली उसके अंदर नहीं जाते, अनकॉन्शियस थॉट पे नहीं जाते, तो अनकॉन्शियस मतलब पास्ट में आपकी क्या हुआ है उस पे नहीं जाएंगे ये लोग, ठीक है। सिर्फ करंट में जो इशू वो होते हैं उस पे बात करते हैं, जो दिख रहा होता है उन्हें कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो कार्ल रॉजर्स ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी उस पे हमने बात की। Then elucidate the definition and concept of personality. Discuss Einstein type trait and hierarchy, ठीक है। अब आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ही वाज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी पे उन्होंने थ्योरी दी थी जिसके कारण वो जाने जाते हैं। ही सजेस्टेड दैट द पर्सनालिटी इज बायोलॉजिकल डिटरमाइंड एंड इज अरेंज्ड इन ए हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ टाइप्स, ट्रेट, हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। उन्होंने बात किया था कि पर्सनैलिटी जो हमारी होती है वो बेसिकली हमारी बायोलॉजिकली इनहेरिट होती है, मतलब बायोलॉजिकली, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स की पर्सनैलिटी है या फिर हमारे पेरेंट्स से हमारे जीन्स के अंदर वो चीज आई होती है जिसकी वजह से हम ऐसे बन जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ढल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी बेसिकली, ठीक है। Einstein did not believe in Freudian psychoanalysis as he considered it rather unscientific, ठीक है। अब उन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच को इतना मतलब कि उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे बेसिकली आइंस्टीन जो थे, ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि अनकॉन्शियस थॉट को आप प्रूव नहीं कर सकते, ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। बाकी उन्होंने बात की थी हायरार्किकल टेक्सोनॉमी की, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी की बात की थी, ठीक है। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, बेसिकली टेक्सोनोमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गन्स organisms into successive level of the biological classification either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. Each of this levels the hierarchy is called the taxonomic category or rank, ठीक है। उन्होंने जो इंसान है या स्पेसीज है उसको एक हायरार्की के अंदर इंक्रीजिंग मतलब कि ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या किया है, लगाया है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने बात की स्पेसीज की, ठीक है, देन उन्होंने जीनस की बात की है, देन फैमिली की बात की है, देन ऑर्डर की बात की है, देन उन्होंने बात की है क्लास की, देन फाइलम की, देन किंगडम की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्पेसीज की या सिस्टमेटिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है बेसिकली हायरार्किकल टेक्सोनॉमी के बारे में। ये आइंजैक ने बेसिकली हमारी क्या दी थी, ये टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली हमने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी बिलीव, मोरल्स, वैल्यू, कैसा वो बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है, ठीक है। आइंसिक ने बेसिकली टेक्सोनॉमी दी थी, हायरार्किकल टेक्सोनॉमी, उसमें उन्होंने इन सारी चीजों की बात की थी, ये आप वहां पे लिख सकते हो। देन हाँ उन्होंने बात, सॉरी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में आ सकता है कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बात की थी कि सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर उन्होंने बात की थी कोई भी पर्सन होता है वो जो देखता है वही सीखता है, ठीक है। कोई भी बच्चा है जैसे मान लो आपके घर में, तो वो जो भी सीख रहा है ना, जो भी वो देख रहा है वही वो अपने अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आता जा रहा है। सोशल लर्निंग मतलब दूसरों को देख के सीखना बेसिकली, ठीक है। जो होते हुए देखोगे वही सीखोगे। तो बेसिकली उसके अंदर तीन कंपोनेंट है हमारी, जो बेंड्यूरा जी की थ्योरी है, एल्बर्ट बेंड्यूरा जी ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने तीन चीजों की बात की थी, रेसिप्रोकल डिटरमिनेंस, डिटरमिनिज्म एंड सेल्फ सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तीन चीजों की बात की थी। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म में उन्होंने बात की थी, इन दिस मॉडल ऑफ रेसिप्रोकल कॉजेशन बिहेवियर कॉग्निशन एंड अदर पर्सनल फैक्टर एंड अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑल ऑपरेट एज इंटरेक्टिंग डिटरमिनेंट दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर bidirectionally. Reciprocal causation does not mean that the different sources of influence are of equal strength. Some may be stronger than others. ठीक है। उन्होंने बेसिकली बात की है कि बहुत सारे हमारे मतलब कि क्या कहते हैं, जो हम चीजें देखते हैं बहुत सारे वे में वो चीजें हमें अफेक्ट करती है, कोई हमें ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ के साथ अफेक्ट करती है, कोई हमें वीकली अफेक्ट करती है, ठीक है। तो किसी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, किसी चीज का बहुत कम होता है, लेकिन होता हर चीज का है, ठीक है।
इसके बारे में उन्होंने बेसिकली बात की। देन सेल्फ सिस्टम की बात की गई है। सेल्फ सिस्टम में आपको क्या आता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने बारे में, अपने आप में झांक के देखना, बिहेवियर देखना अपना, ठीक है, उसको हमेशा नोट डाउन करते रहना, कोई भी चीज ट्रिगर कर रही है उसको देखते रहना, उसको नोटिस करना, जजमेंट देखना कि आप कैसे जज कर रहे हो खुद को, कहाँ देखते हो, उससे कंपैरिजन कैसे कर सकते हो अपने आप को, वो देखना बेसिकली। जैसे हम सब अपनी लाइफ में अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और उससे फिर अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जजमेंट हो रही है, वही डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। देन सेल्फ रिस्पॉन्स, खुद से बातें करना, अगर खुद कुछ अच्छा कर रहे हो तो खुद को रिवॉर्ड देना या पनिश करना, खुद के लिए अलग अलग टास्क, अलग अलग चैलेंज स्थापित करना, वो सारे इसमें आएंगे। सेल्फ एफिकेसी आ सकती है। सेल्फ एफिकेसी की जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि खुद के लिए सेल्फ रेगुलेट होना, ठीक है, खुद के लिए खुद को समझना और सेल्फ रेगुलेट होना, वही सेल्फ एफिकेसी होती है। स्ट्रॉन्गर किसी पर्सन में होती है तो हम क्या बोलते हैं कि अपने लिए चैलेंज स्थापित करता है और उसको अचीव करता है, गोल अपने लिए सेट करना, देन अचीव करना उसको, ये सारे सेल्फ एफिकेसी के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप वो चीज नहीं अचीव कर पाते तो आप खुद को पनिश करते हो और अपने लिए और आगे हाई स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, देन उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। देन हमारी आती है एक्सप्लेन कैटल फॉर्मूला ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ ट्रेट एज proposed बाय द कैटल। कैटल ने कौन कौन सी ट्रेट दी थी पर्सनैलिटी की, और कैटल ने का कौन सा फॉर्मूला है पर्सनैलिटी का, उसके बारे में, ठीक है। तो कैटल की जो पर्सनैलिटी के बारे में जो फॉर्मूला है उन्होंने बात की थी कि इसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने बात की थी। कैटल हैज आइडेंटिफाइड 35 प्राइमरी ट्रेट्स ऑफ विच 23 कैरेक्टराइज नॉर्मल इंडिविजुअल एंड 12 कैरेक्टराइज एबनॉर्मल इंडिविजुअल। उन्होंने 35 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की है, पर्सनैलिटी टाइप्स की बात की है, जिसके अंदर 23 जो है वो नॉर्मल कैटेगरी है और बाकी 12 जो है वो एबनॉर्मल कैटेगरी है, ठीक है। ही डेवलप्ड ए स्केल कॉल्ड 16 पीएफ। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट हमने सबने पढ़ा है बेसिकली, ठीक है। 16 पीएफ के अंदर क्या होता है, एक स्केल है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट सोर्स एंड ट्रेट के डिफरेंट पर्सनैलिटी की नॉर्मल बिहेवियर होता है, उनकी अलग अलग टाइप की कौन कौन सी पर्सनैलिटी हो सकती है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। Kettle said that the human are innately driven by urge, which means goals were created because of hunger, curiosity, anger, and fear, or other basic motivation, which are found in both human and primates. तो उन्होंने बात की थी कि हमारे जो गोल्स हम मतलब कि सेट करते हैं अपने लिए, वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम भूखे होते हैं या हमें गुस्सा आ रहा होता है, फियर के कारण, या फिर और कोई मोटिवेशन होती है हमारी लाइफ में उनके कारण, ठीक है। बाकी उन्होंने इंटेलिजेंस को भी दो टाइप से डिवाइडेड किया था, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस थी वो बात करती है कि हम नई चीजें जो सीखते हैं उसके बारे में, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमारी बात करती है कि पास्ट के बिहेवियर से हम जो सीखते हैं और उसको कैसे फ्यूचर में यूज करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम कैसे आज अपना हथियार बना के यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमारी बात करती है, ठीक है। बाकी उन्होंने फॉर्मूला जो दिया था पर्सनैलिटी का वो था हमारा R = F S, P, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली वो किसी भी पर्सन की नेचर को दर्शाता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमारा एस से डिनोट किया गया है, सॉरी आर से। आर हमारा क्या है बेसिकली, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। एफ हमारा है अनस्पेसिफाइड फंक्शन। एस हमारा है यहाँ पे स्टिमुलस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है बेसिकली आपकी। और पी हमारा है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है पर्सनैलिटी का। सो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैटल 1965 के अंदर, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट अस टू प्रिडिक्ट व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। पर्सनैलिटी वो है, मतलब कैटल ने क्या कहा है, उन्होंने जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी है उन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी वो है जो कि हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है या परमिट करती है
कि फ्यूचर की अगर यही सिचुएशन आई या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में। ठीक है, वो प्रिडिक्शन करने में पर्सनैलिटी हमारी हेल्प करती है। इसके बारे में उन्होंने ये कहा था। ठीक है, फिर इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जिसके अंदर आर हमारा, हमने जैसे बताया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, एफ हमारा अनस्पेसिफाइड फंक्शन है, एस हमारा स्टिमुलस सिचुएशन है, पी हमारा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आर इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में एस कोमा पी। ठीक है, फिर उन्होंने जो कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स है जिनकी उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने ट्रेड्स की बात की थी बेसिकली। फर्स्ट हमारा है सरफेस ट्रेड वर्सेस सोर्स ट्रेड। ठीक है, सरफेस ट्रेड कौन सी होती है? इज अ सेट ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल सीम टू बी हैंग टुगेदर। फॉर इंस्टेंस, द ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, indecisiveness, restlessness may cluster together to form the surface trait of neuroticism। ठीक है, तो इसके सारे अंदर सारे के हमारे कैसे एलिमेंट आ जाते हैं? ओवर्ट एलिमेंट, ओवर्ट बिहेवियर हमारा होता है, उसके एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, और सोर्स ट्रेट के अंदर हमारी बेसिक चीजें आ जाती हैं सारी, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी कैसे धीरे धीरे बनती चली जाती है, वो हमारी बेसिकली सोर्स ट्रेट में आती है। और सरफेस ट्रेट जो हमें ऊपर से दिख रहा होता है कि कैसा हमारा बिहेवियर है, कैसे हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या फिर जो चीज हमें क्लियरली दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस ट्रेट। सोर्स ट्रेट होती है जो हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाने में, डेवलप करने में हेल्प करती है कि आज हमारा कोई बिहेवियर है तो वो ऐसा क्यों है। ठीक है, ये कुछ और ट्रेट्स इसके अंदर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। जिसकी उन्होंने बात की थी, वार्मथ की बात की थी, लाइवलाइनेस की बात की थी, सोशल बोल्डनेस की बात की थी, फोर्थ राइटनेस की बात की थी, एफिलिएटिव की बात की थी, ओपननेस टू सेंस फीलिंग की बात की थी, ओपननेस टू फ्री थिंकिंग, इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू अप्रोचेस की उन्होंने बात की थी, ओपननेस टू पीपल एंड देयर फीलिंग्स की उन्होंने बात की थी, रूल कॉन्शियसनेस की बात की थी, परफेक्शनिज्म की बात की थी, सीरियसनेस की बात की थी, ग्राउंडेडनेस की बात की थी। ठीक है, देन ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी होती है? जो हमें प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है कि चीजों को इमेजिन करके वहां पे दिखाना। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर हम क्या करते हैं? चीजों को इमेजिन करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे टेस्ट होती हैं जिसके अंदर हमें इमेजिन करने के लिए बोला जाता है, सामने कोई पिक्चर दिखाई दे, हमें बोला कि इसके बारे में इमेजिन करो और हमें बताओ कि आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर क्या बताया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है? इट्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमें बतानी है। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक का? क्या होता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, फियर होते हैं, कंसर्न होते हैं, उसको बेसिकली कॉन्शियस में लाया जाए। कैसे लाया जाए? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू, कि जो हम इमेजिन करते हैं, किसी भी पिक्चर को देख के हम इमेजिन कर रहे हैं वैसा, और हम सामने वाले को बता रहे हैं, किसी भी थेरेपिस्ट को, तो वो हम क्या बता रहे हैं? जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता है वही चीजें हमें दिखाई देती है बेसिकली। ठीक है, तब हम सोचते हैं, तो हमारे बेसिकली अंदर क्या है उसको ये दर्शाती है। तो इसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स, नीड, एटीट्यूड और अपने वे ऑफ व्यूइंग लाइफ, दुनिया को देखने का तरीका, वो सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कैरेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बोला गया है, तो इसको 5 कैटेगरीज में बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एसोसिएशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक, अलग अलग है बेसिकली। एसोसिएशन टेक्निक है, इसको मैं एक्चुअली डिटेल में बताना चाहूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है, वो हमारा एसोसिएशन टेक्निक के ऊपर बना है, जिसमें आप कुछ मतलब कि इंक ब्लॉट के कार्ड्स दिखाए गए हैं 6x6 के। 10 कार्ड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को मतलब कि इंटरप्रेट किया जाता है बेसिकली उन कार्ड्स के थ्रू। आपको कार्ड्स दिखाए जाएंगे वन बाय वन, देन आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, देन उसके बारे में हम उसके रिस्पॉन्ड जो होंगे आपकी, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक है,
इसमें आपके एपरसेप्शन टेस्ट आते हैं, थेमेटिक टेट आता है, बेसिकली आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या स्टोरी आपको नजर आ रही है, ठीक है। जैसे लोग होते हैं उस पिक्चर में, आप अपनी स्टोरी फॉर्म कर सकते हो। कंप्लीशन टेक्निक के अंदर आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वैसे दिए गए होते हैं, तो वो आपको फिलअप करना होता है, जैसे माई एम्बिशन इन लाइफ डैश, ठीक है, आपको फिलअप करना है बेसिकली। तो ये होते हैं कंप्लीशन टेक्निक्स। देन एक्सप्रेसिव टेक्निक आ सकती है जिसके अंदर आपको एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। तो कैसे आप मतलब कि प्ले करते वक्त या फिर ड्राइंग करते वक्त या कोई ड्रामा करते वक्त, कोई फिंगर पेंटिंग करते वक्त आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, कैसे उस सिचुएशन में उस सिचुएशन से को हैंडल करते हो, वो सारी चीजें आपकी एक्सप्रेसिव टेक्निक के अंदर आ जाती है। जैसे कोई प्ले कर रहे हो तो आपको किस रोल को देख के आप खुद से उससे कनेक्ट हो पाते हो, उस रोल को देख के आप इमोशनल होते हो या नहीं होते, वो सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। फिर आपकी चॉइस टेक्निक आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ सेट होते हैं पिक्चर्स के और जिसको आपने लगाना होता है, ठीक है। देन आपसे इसमें पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेसिकली। तो बेसिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है इसकी, स्ट्रेंथ हमारी दो स्ट्रेंथ है बेसिकली इसके अंदर प्रोजेक्टिव टेक्निक की। इसके अंदर आप है ना कोई भी चीज को मतलब अच्छा दिखाने का मतलब ट्राई नहीं कर सकते। जैसे कि लोग होते हैं ना कि आपसे उनके बारे में जैसे आप पूछते हो तो वो हमेशा अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर आप नहीं कर पाओगे। आप कैसे, आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज यहाँ पे बतानी है, क्या चीज नहीं बतानी है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब बता नहीं पाओगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं वो कर सकते कि हाँ एग्जामिनर को बेसिकली क्या चीजें पसंद आएंगी या कैसे वो हमें अच्छे मार्क्स देगा, वो चीजें आपको इसके अंदर नहीं पता होती। ये इसकी एक स्ट्रेंथ है बेसिकली, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देगी। और सेकंड हमारी चीज है कि इसके अंदर जो एविडेंस हमें दिखाए गए हैं वो ये बोलते हैं कि इसके अंदर हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, हमेशा वैलिड रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके ये टेस्ट बनाए गए हैं। और अगर एक अच्छा पर्सन मतलब प्रोफेशनल अगर इसको टेस्ट को करता है तो ये हमेशा एक्यूरेट ही रिजल्ट देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टेस्ट को करने से पहले काफी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, कि आपको स्कोरिंग कैसे करनी है, सब कुछ इसके अंदर दिया गया होता है बेसिकली। वीकनेस बेसिकली हमारी क्या हो सकती है इसकी, वीकनेस के बारे में हम बात कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की वीकनेस क्या हो सकती है, ये पॉसिबल है कि जिसको ये टेस्ट करना नहीं आता, मतलब कि ऐसे भी किसी के भी हाथ में अगर ये टेस्ट दे दिए जाए प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो कभी भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनको यूज करना बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। जितने ही एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं एक प्रोफेशनल के हाथ में जिसको मतलब कि स्किल है उस पर्सन के पास उस टेस्ट को यूज करने की, उतना ही बेकार एक पर्सन इसको यूज कर सकता है अगर उसको उसके अंदर वो स्किल नहीं है उसको यूज करने की, ठीक है। तो ये इसकी वीकनेस बेसिकली हो सकती है। देन ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है। तो बीएफ स्किनर के बारे में हमने पहले बात की थी कि ऑपरेंट बिहेवियर हमारे क्या होता है, उन्होंने बेसिकली बात की थी कि जैसा बिहेवियर हम चाहते हैं वैसी पर्सनैलिटी के अंदर, वैसे बिहेवियर के अंदर हम किसी को ढाल सकते हैं अगर उसको रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के थ्रू उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए, ठीक है। इस चीज की उन्होंने बात की थी। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की हमने बात की करनी है जब ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में आएगा, ठीक है। तो ये बीएफ स्किनर जी ने दिया था, उन्होंने बोला था अगर किसी को मोटिवेशन दिया जाए तो वो उस काम को इजिली कर लेगा, अगर उसको मोटिवेट ना किया जाए तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर देर से करेगा। तो किसी के बिहेवियर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के थ्रू। अब शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी हो सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट कैसे दी जाए बेसिकली, ठीक है। तो अलग अलग शेड्यूल है, जैसे कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है
कि जितनी बार बच्चा अच्छा काम कर रहा है उतनी बार उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, चाहे चॉकलेट के थ्रू, चाहे तारीफ के थ्रू, चाहे कैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट हमारी बोलती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, कि जितनी बार मतलब बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में बेसिकली बात की गई है इंटरमिनेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की। कभी आप उसको अच्छा काम करने पे दे रहे हो रिवॉर्ड, कभी कभी नहीं दे रहे हो, ठीक है। कोई फिक्स रेशियो नहीं है बेसिकली। देन हमारा आता है फिक्स रेशियो शेड्यूल। इसके अंदर आप हमेशा दे रहे हो, फिक्स टाइम पे दे रहे हो, ठीक है। कि 5 बार बच्चा अच्छा काम करेगा देन उसको एक बार ही दे दिया। और दूसरा क्या है कि आप हमेशा फिक्स शेड्यूल बेसिकली आपका नहीं है, ठीक है, कब आपने देना है कब आपने नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि फिक्स रेशियो शेड्यूल में आप देख सकते हो कि स्किनर ने ये डेवलप किया था, तब उन्होंने रेड को, जब वो 3 टाइम उन्होंने एक बटन को प्रेस किया था तब उसको रिइंफोर्समेंट मिली थी, अदरवाइज नहीं मिलती। और फिक्स इंटरवल शेड्यूल हमारा क्या बोलता है कि यहाँ पे फिक्स टाइम फिक्स है कि 20 सेकंड के बाद मिलेगी रिइंफोर्समेंट, 20 दिन के बाद मिलेगी रिइंफोर्समेंट, 10 दिन के बाद मिलेगी। मतलब फिक्स इंटरवल मतलब फिक्स टाइम पे दे रहे हो। फिक्स रेशियो मतलब कि हम देख रहे हैं कि कितनी बार उसने ये चीज करी है देन हमने देना है, ठीक है। यहाँ पे हम डेज या टाइम नहीं देख रहे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी बार वो कर रहा है, ठीक है। फिक्स रेशियो हमारा कितनी बार कर रहा है, फिक्स इंटरवल मतलब फिक्स टाइम के बाद। देन हमारी बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स एज प्रपोज्ड बाय मैस्लो। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो थी हमारी, या हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी जो मैस्लो ने दी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट नीड बेसिकली उन्होंने जो बात की थी उसमें बात की थी रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड हमारी आती है, जिसके अंदर हम खाने के बारे में बात करते हैं कि पहले हमारा क्या काम होता है, पेट भरना बेसिकली, ठीक है। सेकंड सेफ्टी नीड की सिक्योरिटी होना चाहिए, घर होना चाहिए, ठीक है। देन उन्होंने बात की थी थर्ड हमारे लव एंड बिलोंगिंग्स की, कोई होना चाहिए, हमारी फैमिली होनी चाहिए, कोई हो जिसके लिए हम मतलब कि फ्रेंडशिप हो, अटैचमेंट हो, फैमिली हो, उसके बारे में बात की थी। फोर्थ उन्होंने बात की थी सेल्फ एस्टीम नीड की, जिसके अंदर हमारा पैसा आ जाता है, या फिर हमारी आत्मविश्वास आ सकता है कि लोग हमें पैम्पर करें, लोग हमें आइडल माने, हमारी प्रशंसा करें, हमें मतलब कि पसंद करें, वो सारा हमारा फोर्थ लेवल आता है। देन हमारा फिफ्थ लेवल बेसिकली हमारा आता है कि हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर हमारा होता है कि हम खुद से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, कि जिस पर्पज से हमने जन्म लिया था, जिस पर्पज के लिए हम लाइफ में मतलब कि हमारी जिंदगी आई है, या फिर जिस पर्पज के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब खुद से आप कितना सेटिस्फाई हो, कि अपने स्ट्रेंथ को आपने कितना फुली यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, वो इसमें आता है, ठीक है। लास्ट होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मेरे पास टाइम कम है बेसिकली, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं करा पा रही हूँ आपको, कि डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमारा 2-3 दिन में पेपर है, और ये सिर्फ एक जरूरी जरूरी क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप इसको डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। देन पर्पस क्या होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट का, ये मैंने बताया था कि आपके मोटिव्स क्या है वो पता चल जाते हैं। सोशल ट्रेट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी चीजें आपको डोमिनेट कर रही है, वो सारे पर्सनल कॉन्सेप्शन आपके, एडजस्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एडजस्टमेंट क्या हो रही है लाइफ में, वो सारी चीजें। तो पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली आप कर ली ना, कौन कौन से आपके पर्पस हो सकते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। जैसे कि बिहेवियरल असेसमेंट के लिए आप कौन कौन से पर्पस थे, पर्सनैलिटी असेसमेंट के भी वैसे ही आप पता लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट एम्स एट स्टडिंग द फोर ब्रॉड टाइप्स ऑफ ट्रेट, सोशल ट्रेट, मोटिव्स, पर्सनल कॉन्सेप्शन एंड एडजस्टमेंट, इनके बारे में बात करता है। देन बिहेवियरल असेसमेंट की कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो डायरेक्शनल, डायरेक्ट असेसमेंट, एनालॉग असेसमेंट, इनडायरेक्ट असेसमेंट एंड इडियोग्राफिक असेसमेंट, कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट, ठीक है। डायरेक्ट असेसमेंट की हम किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे ही वो हो रहा है, तो ठीक है, वीडियो टेप के थ्रू या फिर नोट डाउन करके। एनालॉग असेसमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जो उसको अफेक्ट कर रही है, या किस कौन कौन सी कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रोल प्ले भी बोल सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे एनालॉग असेसमेंट। देन हमारा कौन सा आ सकता है बेसिकली,
इनडायरेक्ट असेसमेंट आ सकते हैं। इनडायरेक्ट असेसमेंट के अंदर क्या होता है, हियर इज द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व बट इन्फर्ड थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं। इडियोग्राफिक असेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे हम किसी के भी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं इडियोग्राफिक के अंदर। जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी को पर्टिकुलर डिसऑर्डर है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में। कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट हो सकता है कि कोई ऐसा स्टिमुलस है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन उसके बिहेवियर पे क्या अफेक्ट डालती है। ठीक है, ये हो सकते हैं इसके अंदर। देन बेसिक एंजाइटी और न्यूरोटिक नीड्स, जो कि कैरन हॉर्नी जी ने दी थी, उसके बारे में बताना है। बेसिक एंजाइटी बेसिकली क्या होती है, तो बेसिक एंजाइटी के अंदर उन्होंने बोला था कि हर एक पर्सन बचपन में एंजाइटी फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, और धीरे धीरे उससे खुद ही निकलना सीखता है। और अगर वो उससे सक्सेसफुली निकल पाता है, उस एंजाइटी से वो बाहर निकल पाता है, तो वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनता है, अदरवाइज वो अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनता है। ठीक है, बाद में उन्होंने बात की थी न्यूरोटिक नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में। तो न्यूरोटिक नीड में अफेक्शन की नीड है, अप्रूवल की है कि लोग उसको अप्रूवल दें, जैसा वो कर रहा है उसको लाइक किया जाए, उसके काम को उसको रीइंफोर्स किया जाए। ठीक है, नीड ऑफ पार्टनर भी हमारी एक न्यूरोटिक नीड है, कि कौन उनका ध्यान रखेगा लाइफ टाइम। ठीक है, कौन उनका मतलब कि साथ में टाइम स्पेंड करेगा। देन नीड ऑफ पावर हो सकती है, कंट्रोल ओवर अदर्स हो सकता है। ठीक है, खुद को बेटर तरीके से ढालना, ये हमारी एक न्यूरोटिक नीड हो सकती है। प्रेस्टीज मतलब कि लोग उसको मतलब कि प्रेज करे, ये हमारी एक न्यूरोटिक नीड हो सकती है। या उसको हाँ सब एडमायर करे, ये हमारी एक न्यूरोटिक नीड है। आप कुछ अचीव करो, वो हमारी एक न्यूरोटिक नीड है। सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमारी एक न्यूरोटिक नीड है। परफेक्शन अचीव करना हमारी न्यूरोटिक नीड है। ये सारी हमारी न्यूरोटिक नीड्स के अंदर आ जाएगा बस। देन नेचर और नर्चर डिबेट बहुत जरूरी है, बहुत बार आती है। नेचर हमारा कि हम क्या, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो नेचर और नर्चर दोनों के मतलब कि समायोजन से बनी है। नेचर हमारा क्या होता है, जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर, कि कैसे आप दिखते हो, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से कैसे मैच खाती हैं, आपकी जीन्स की वजह से, आपकी क्रोमोसोम की वजह से आपको अपने पेरेंट्स से कैसे मिलते जुलते हो बेसिकली। वो आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट आपका पेरेंट्स से मिलता जुलता है, फिजिक है, हाइट है, वेट है आपका, मतलब कि फेस है, कैसे आप दिखते हो। देन नर्चर में आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपका बचपन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे आप फेस हुए हो, सोशल रिलेशनशिप आपकी कैसी है, कल्चर कौन सा है, सराउंडिंग्स कैसी है। ठीक है, इसके बारे में हम नेचर और नर्चर की डिबेट चलती रहती है कि हमारी पर्सनैलिटी नेचर से आती है या नर्चर से आती है। ठीक है, तो बेसिकली बोथ से आती है। ठीक है, दोनों तरफ से। देन हमारी शेल्डन की स्मेटोटाइप पर्सनैलिटी एंड आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स के बारे में जो बात की गई है उसके बारे में बात आती है। इसमें हम एंडोमॉर्फिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, एक्टोमॉर्फिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। इसमें बेसिकली हमारी जो पर्सनैलिटी की बात की गई है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, शेल्डन सोमेटोटाइप पर्सनैलिटी एंड आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंडोमॉर्फिक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है जिसमें आप मतलब कि कैसे लगते हो, राउंड लगते हो, थोड़े से मोटे हो, थोड़े से हेल्दी हो। ठीक है, एक अप्रोच है जिसके अंदर आप बहुत पतलीन हो, पतले से लग रहे हो। ठीक है, एक में बहुत जॉली से लग रहे हो, गोलू मोलू से लग रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की बेसिकली बात की गई है। जैसे आप देख भी सकते हो इसके अंदर एक्टोमॉर्फिक अप्रोच है। इसमें क्या है बेसिकली, वेरी लिटिल बॉडी फैट, थिन लेग, थिन आर्म्स। इसमें के अंदर आप कह सकते हो पतले होते हो, लेकिन आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो, प्राइवेट होते हो, इंट्रोवर्टेड होते हैं। ठीक है, एंडोग्राफिक है, उसके अंदर बेसिकली आप क्या है, सोशिएबल हो, फन लविंग हो, लव ऑफ फूड है, टॉलरेंट है। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या आता है, एक्स्ट्रा फैट। ठीक है, इसमें जो मोटे इंसान होते हैं ना, हेल्दी होते हैं, जिसे गोलू मोलू बोलते हैं, वो सारे आपके एंडोमॉर्फिक आएंगे।
देन एक्टोमॉर्फिक में जो पतले होते हैं वो आएंगे, ये ज्यादातर लोग मतलब कि इंट्रोवर्ट होते हैं। देन मेसोमॉर्फिक में वो लोग आएंगे जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा मोटे ना बहुत ज्यादा पतले, डिजायरेबल बॉडी जिनकी होती है वो हमारे इसके अंदर आता है। इजी है, कर सकते हो। देखो आप इसके अंदर देख सकते हो, ये पिक्चर है हमारी, जो सेल्डन ने सोमेटोटाइप पर्सनैलिटी की बात की है। एंडोमॉर्फिक जो थोड़े से गोलू मोलू लोग हैं, मेसोमॉर्फ जो डिजायर्ड पर्सनैलिटी है, एक्टोमॉर्फ जो थिनर पर्सनैलिटी है बेसिकली। देन आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स की बात की गई है, वात, कफ एंड पित्त, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बात क्या होती है, बेसिकली जो हमारा एयर स्पेस है, जो एलिमेंट है जिसके कारण हम बने हैं, ठीक है। इसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका वेट, आपका लाइफस्टाइल, आपका कम्युनिकेशन, मेंटल स्टेट, सारी चीजें आ जाती है, नेचर आ जाता है बात में, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। देन आपकी पित्त की बात होती है। पित्त क्या होता है? फायर एलिमेंट होता है बेसिकली, आग, जो हमारे शरीर को चलाने की जरूरी होती है, कि बॉडी स्ट्रक्चर में लाइफस्टाइल, कम्युनिकेशन, मेंटल स्टेट कैसी है, जो लोग तेज बोलते हैं, इसको बेसिकली इन सारी चीजों को है ना फायर के मतलब कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वाले में कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसको? एयर एंड स्पेस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इन्हीं सारी एलिमेंट्स को कफ के अंदर वाटर बोला गया है और अर्थ बोला गया है। कफ क्या होता है? वाटर और अर्थ के कारण जो हमारी बॉडी बनी है, तो इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे तो अर्थ और वाटर के कारण कम्युनिकेशन, मेंटल स्टेट की है, जो प्लेजेंट वॉइस होती है जिनकी, स्लो लर्नर होते हैं, फैमिलियर सराउंडिंग होती है। तो इन कफ, वात और पित्त में बेसिकली बैलेंस होना जरूरी होता है, अदरवाइज हम जंक फूड खा के उसको डिसबैलेंस कर देते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एपरसेप्शन के बारे में बात की गई है और थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के बारे में बात की गई है। तो एपरसेप्शन आप देख सकते हो, नई इंफॉर्मेशन को लर्न करना बेसिकली, पास्ट की नॉलेज से रिलेट करते हुए, ठीक है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो पास्ट की नॉलेज है, आपको उसको यूज करते हुए नई नॉलेज गेन करना। टेट हमारा होता है कि आपको दो पिक्चर्स वगैरह, बेसिकली काफी सारी पिक्चर दिखाई जाती हैं वन बाय वन, तो उसको देख के आपको स्टोरी बेसिकली बनानी होती है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर है, इसको देख के आप स्टोरी बना सकते हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, और ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे उसके बारे में, तो ये टैट होता है। एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था। एक्सटिंक्शन मतलब किसी चीज का निकाल लेना, कंडीशन स्टिमुलस को निकाल लेना बेसिकली। स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बाद में अगर वही बिहेवियर दोबारा से होता है तो उसको रिकवर कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। बिहेवियरल असेसमेंट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक अजम्पशन क्या हो सकती है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। अगर किसी को ये वाले नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 9625782795 पे। न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के बारे में बात हो सकती है कि न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली 5 चीजों की बात की गई है: न्यूरोटिसिज्म की, एक्स्ट्रावर्जन की, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस, बिग फाइव पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है उसके बारे में बेसिकली बात की गई है इसके अंदर। एन ई ओ ए सी, ठीक है, कॉन्शियसनेस, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे कि न्यूरोटिज्म के अंदर क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्शियस, इम्पल्सिव, ठीक है, बहुत सारे। एक्स्ट्रावर्जन में कैसे आप वार्म हो, दूसरों को कैसे हेल्प कर रहे हो, एक्साइटमेंट सीकिंग हो या नहीं हो। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब कि फैंटेसीज रखते हो नहीं रखते हो, फीलिंग, आइडियाज, वैल्यू, कितने ओपन हो आप, कितनी जल्दी आप क्रिएटिव कितने हो। एग्रीएबलनेस कि कितने दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते हो बेसिकली, आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं हो। कॉन्शियसनेस कि सेल्फ डिसिप्लिन हो या नहीं हो, अचीवमेंट स्ट्राइविंग हो या नहीं हो, हमेशा ड्यूटीफुल हो या नहीं हो, ठीक है। उन सारी चीजों की इसके अंदर बात आती है। देन जेपी गिलफर्ड जी ने बात की थी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स की, तो उसके बारे में बात आती है। इन्होंने बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल, नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की बात की थी, टेम्पेरामेंट की बात की थी, ठीक है।
देन वेरियस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टाइप एंड ट्रेट्स के बारे में बात आ सकती है, जिसमें आइंस्टीन के 3 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात आती है, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक्स एंड साइकोटिसिज्म। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ इसको। ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट कौन से हो सकते हैं, तो दो को डिस्क्राइब करना है तो आप 16 PF को बेसिकली कर सकते हो। ठीक है। बैक एंजाइटी इन्वेंटरी, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, बेसिकली ये बहुत सारे टेस्ट हैं। MMPI कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है बेसिकली। ठीक है। बैक एंजाइटी इन्वेंटरी क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया है बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट हैं बेसिकली। डिफरेंट फैक्टर जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, होम एनवायरनमेंट, और आपका बाकी फैक्टर्स हैं इसके अंदर काफी सारे हैं। तो आपके पेरेंट्स कैसे हैं, सपोर्टिव है या नहीं है, होम एनवायरनमेंट आपका कैसा है, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल, टीचर कल्चर कैसा है, फैमिली का ट्रीटमेंट कैसा है, मास मीडिया सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसा है, वो सारी चीजें आपके प्रभाव डालती है बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी पे। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में बात करनी है पर्सनैलिटी की, जो कि हमारे बेसिकली किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल के बारे में उन्होंने बात की थी कि हमारी बेसिकली कौन कौन सी नीड है, और सबसे हाईएस्ट नीड के बारे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ को फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। रोजर्स की सेल्फ थ्योरी के बारे में आ सकता है, कार्ल रोजर्स ने जो दी थी। तो बेसिकली हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, जरूरी हैं, आप इसको कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हर एक टॉपिक को डिटेल में करवाना बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी आप इसको देख लेना एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली कवर होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। आप उसको एक बार कर लेना। थैंक यू।